दोस्तों स्वागत है आप सबका एसबीआई क्लर्क 2025 की इस डेली वीडियो सीरीज के अंदर। आज हम लोग इंग्लिश में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स को डराते हैं या उनको पैट्रीफाई करते हैं कह लो, या उनसे वो हमेशा भागते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो और अगले वीडियो के अंदर इसी मैनर पे हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं पैराजम्बस या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसका आज पार्ट 1 है। टोटल 2 हम ऐसे पैराजम्बस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अपनी जो भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, अकॉर्डिंगली सारे सेंटेंसेस को पढ़ के अपनी नोटबुक के ऊपर भी एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कीजिए और लास्ट में चेक करो कि आपकी सीक्वेंस करेक्ट थी या नहीं थी, और इसी से आपकी प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें आपको जनरली जब बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं, 5 to 6 सेंटेंसेस आर गिवन टू यू विच आर इन देयर जम्बल्ड फॉर्म। उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में फिट करना है, जिसके बाद आपको कुछ 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे कि हाँ जी, रीअरेंजमेंट का फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, सेकंड क्या है, लास्ट क्या है। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब इसकी सीक्वेंस को आप बिल्कुल करेक्ट बना पाए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ड्रिवन बाय एलिजियंस, दोस्तों एलिजियंस होती है लॉयल्टी। ठीक है, एलिजियंस टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन। हर चिल्ड्रन ऑब्वियस सी बात है, किसी लड़की की पहले बात हुई, किसी फीमेल की बात हुई है। तो ड्रिवन बाय एलिजियंस टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, शी सीम्ड कमिटेड टू रिकवरी। तो उसको लग रहा था कि रिकवरी हो जाएगी, फॉलोइंग हर फर्स्ट ब्रेकडाउन, उसके फर्स्ट ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी है शी हाउएवर फेल्ट, लेकिन उसको लगता था लाइक अ बर्डन, एक बर्डन की तरह, एंड एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ एलिनेशन। ठीक है, और उसको एक सेंस ऑफ एलिनेशन भी आती थी कि कहीं ना कहीं कोई धक्के से कोई ऐसा काम कर रहा है उसके लिए, एक बर्डन के अंदर आके वो ऐसा काम कर रहा है उसके लिए। हर डॉटर्स नाउ मैरिड, उसकी जो बेटियां थी, जो शादी जिनकी हो चुकी है, रिमेन्ड अनवेवरिंग इन देयर सपोर्ट। ठीक है, अनवेवरिंग मतलब वो टेनेशियस थी, वो फर्म थी उसकी सपोर्ट में। ठीक है, तो वो फर्म ही रही, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी। डिसहार्टेंड बाय सीमिंगली इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑन इमोशनल एंड प्रैग्मेटिक नीड्स। प्रैग्मेटिक होती हैं जो प्रैक्टिकल डेली नीड्स होती हैं। शी फेल्ट लेट डाउन बाय हर फैमिली, अपनी फैमिली से वो थोड़ा लेट डाउन फील करती थी कि वो उनको उसको तवज्जो नहीं देते बिल्कुल भी, या उसकी केयर नहीं करते। यहां दोस्तों नाम आता है उस फीमेल का, दुर्गा। स्पेंट मोर देन हाफ हर अडल्ट लाइफ बैटलिंग मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस की वो पेशेंट थी, इसीलिए आगे ब्रेकडाउन की बात की गई, फॉलोइंग हर फर्स्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आगे लिखा है डिटर्मिन टू डाई रादर देन लिविंग अ लाइफ बेनिफिट ऑफ। बेनिफिट ऑफ का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब किस चीज से वंचित होना। डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय एंड म्यूचुअली वैल्यूड रिलेशनशिप्स और डिग्निटी और ऑफ सेल्फ रिलायंस। शी सेट हर सेल्फ अलाइट, मतलब उसको अब उसने एक ऐसी लाइट पे रखा, अनडॉन्टेड, जो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। ठीक है, या फियरलेस थी, या फिर ब्रेव होना किसी चीज में। बाय द फाइनलिटी ऑफ अ डिसीजन, उसके डिसीजन की फाइनलिटी से, मतलब उसके फाइनल कंक्लूजन से। ठीक है, दोस्तों ये सेंटेंसेस पढ़ने के बाद हमें इतना तो एंश्योर कर लेते हैं हम खुद से कि ऑप्शन ई ही सेंटेंस का फर्स्ट सीक्वेंस का बनेगा, पहला सेंटेंस ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें दुर्गा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और देखिए दुर्गा की यहाँ जब बात होती है कि वो मेंटल इलनेस से जूझ रही थी। ठीक है, उसने अपनी आधी जिंदगी मेंटल इलनेस में ही निकाल दी। अब दोस्तों यहाँ लिखा था जो ड्रिवन बाय एलिजियंस टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, यहाँ लिखा था शी हाउएवर फेल्ट लाइक अ बर्डन एंड एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ एलिनेशन। हर डॉटर्स नाउ मैरिड रिमेन्ड अनवेवरिंग इन देयर सपोर्ट, डिसहार्टन्ड बाय सीमिंगली इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। तो पहले आपको जब भी कॉमन नाउंस गिवन होते हैं, हमेशा ध्यान देना, जब भी किसी चीज की बात आती है, जो कॉमन नाउंस पहले गिवन होते हैं उनको आप पहले चूज करते हो। फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की अगर बात हो, जैसे कि इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, या फिर स्पेसिफिसिटी की बात बाद में होनी शुरू होगी। ठीक है, तो पहले कॉमन कॉमन जो भी आपके पास कंटेंट है उसको चेरी पिक करते हैं, आप अलाइन करते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहां जैसे लिखा था हर डॉटर्स, बट डॉटर्स के पहले एक वर्ड यूज किया गया टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन। तो पहले मैं कॉमन कॉन्टेक्स्ट पे जाऊंगा, चिल्ड्रन पे, फिर मुझे ये क्लियर होगा कि उसकी डॉटर्स जो थी उनकी शादी हुई थी। ठीक है, शी हाउ एवर फेल्ट, मतलब कुछ पॉजिटिव होने के टुवर्ड्स बावजूद कुछ नेगेटिव हुआ, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में बात हुई। तो इससे पहले कुछ पॉजिटिव तो होना चाहिए कि एक बर्डन की तरह फील होता था।
यहां लिखा गया डिसहार्टन बाय सीमिंगली इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, अच्छा किससे नहीं मिलता था उसकी बात पहले होनी चाहिए, ठीक है। और सी सेंटेंस के अंदर लिखा था हर डॉटर्स नाउ मैरिड रिमेन, वो अनवेवरिंग रही अभी भी उसकी सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में, ठीक है। तो कुछ कनेक्टिविटी आप बना पा रहे हैं, कुछ पेयर आप बना पा रहे हैं। तो जहां से हमें समझ आता है कि दुर्गा स्पेंट मोर देन हाफ फॉर अडल्ट लाइफ, तो लास्ट एज आती है सुसाइड करने की। तो ये लास्ट एज अगर है तो एफ लास्ट हो सकता है, राइट। तो दुर्गा स्पेंट मोर देन हाफ हर अडल्ट लाइफ बैटलिंग मेंटल इलनेस, ठीक है। अब सबसे पहले बताते हैं कि उसका मोह लगाव किस तरफ था। तो ड्रिवन बाय लॉयल्टी एलिजियंस टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन शी सीम्ड कमिटेड टू रिकवरी। तो पहले उसको लगता था कि जो उसकी लॉयल्टी है टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, तो उसको लगता था कि मैं रिकवर कर जाऊंगी फॉलोइंग हर फर्स्ट ब्रेकडाउन, उसके पहले ब्रेकडाउन के बाद। तो पहले सबसे पहली घटना तो ये होती है जो कि ए सेंटेंस ई के बाद आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब बी को मैं लगाऊं उससे पहले मुझे सी लगाना चाहिए, या डी को मैं लगाऊं डी के पहले कहीं ना कहीं सी की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कहते हैं कि हर डॉटर्स नाउ मैरिड रिमेन्ड अनवेवरिंग इन देयर सपोर्ट। ऊपर लिखा था शी हाउ एवर फेल्ट लाइक बर्डन, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बर्डन लगता था। अब दोस्तों एक्सपीरियंस सेंस ऑफ एलिनेशन। अब पहले उसको लगता शी सीम्ड कमिटेड टू रिकवरी, तो पहले उसको लगता था कि रिकवरी हो जाएगी फॉलोइंग हर फर्स्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम डॉटर्स की बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात जस्ट होने के बाद, तो हम यहाँ पे ई ए के बाद प्लेस कर सकते हैं सी को, ठीक है। अब डॉटर्स जिनकी शादी हो गई है तो अनवेवरिंग है उसकी सपोर्ट के लिए। अब ऐसा देखने के बाद शी हाउएवर फेल्ट लाइक अ बर्डन। अब इस सेंटेंस को अगर देखें, देखो इतना क्लियर हो रहा है कि सी के बाद मुझे डी प्लेस करना चाहिए, ठीक है। सी के बाद डी प्लेस क्यों होगा, क्योंकि डी में लिखा गया डिसहार्टन्ड बाय सीमिंगली इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जो उसको रिस्पॉन्स मिलता था अपनी डॉटर से, ठीक है। ऑन इमोशनल एंड प्रैग्मेटिक नीड्स शी फेल्ट लेट डाउन बाय हर फैमिली। तो उसको ऐसा फील होता था कि उसको लेट डाउन करती है उसकी फैमिली, मतलब उसको सीरियस नहीं लेती है, ठीक है, या फिर उसकी इच्छाएं पूरा नहीं करती, या फिर उसको सपोर्ट नहीं करते। तो शी हाउ एवर फेल्ट लाइक अ बर्डन। अब इसमें अगर आप देखें तो सी के बाद बी और सी के बाद दो सेंटेंसेस डी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं सी के बाद डी कनेक्ट करता हूं तो फिर बी को प्लेस करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें लिखा गया हाउएवर, ठीक है। अब हाउएवर मतलब हर डॉटर्स जो थी, जो अब शादीशुदा जिनकी शादी हो चुकी थी, वो टेनेशियस रही, मतलब फर्म रही उनके सपोर्ट में, कि वो फर्म उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन उसको लगता था कि काइंड ऑफ बर्डन है उनके ऊपर, ठीक है। बर्डन क्यों लगता हुआ, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सिवनेस से। तो सी के बाद अगर आप बी को प्लेस करते हैं, हर डॉटर्स नाउ मैरिड रिमेन्ड अनवेवरिंग इन देयर सपोर्ट, लेकिन उसको लगता था कि काइंड ऑफ बर्डन है, तो सी के बाद बी आया। अब ऐसी चीजें देख के वो पूरी डिसहार्टेंड थी, डिसहार्टेंड बाय सीमिंगली इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, तो उसके बाद आता है डी। अब इतना कुछ उसके साथ हो जाने के बाद दैट शी फेल्ट लेट डाउन बाय हर फैमिली, फिर डिटर्मिन टू डाई, वो डिसाइड करती है मरने का, रादर देन लिविंग अ लाइफ बेनिफिट ऑफ, मतलब डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ म्यूचुअली वैल्यूड रिलेशनशिप्स। म्यूचुअली वैल्यूड रिलेशनशिप्स की बात कहाँ हुई, जो उसका डॉटर्स के साथ रिलेशनशिप था, तो उसकी बात तो पहले हो जानी चाहिए। या डिग्निटी का, ठीक है, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट का, या सेल्फ रिलायंस का, अपने ऊपर डिपेंड करने का। तो शी सेट हर सेल्फ अलाइट, तो उसने फैसला लिया फाइनली, और बिल्कुल डरे बिना उसने फैसला लिया, अपने डिसीजन की फाइनलिटी पे उसने अनडॉन्टेड रही, मतलब वो बिल्कुल भी वेव नहीं किया उसने, या बिल्कुल भी घबराई नहीं। तो लास्ट में जाता है आपका सेंटेंस एफ। अगर इस सीक्वेंस को हम चेरी पिक करते हैं ई ए सी बी डी एफ, ई ए सी बी डी एफ, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या होगा। थर्ड सेंटेंस आपकी सीक्वेंस के हिसाब से क्या निकल के आता है, सी। तो आपको सारे क्वेश्चंस में देखना है कि सी कहाँ लिखा है, सी बच्चों यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को आगे कैरी करते हैं ई ए सी बी डी एफ, मैं लिखता रहूंगा साथ साथ ई ए सी बी डी एफ। पूछा गया आपसे फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा, फिफ्थ क्या था आपका डी, डी ऑप्शन किस में पड़ा है, सी के अंदर, तो आपका सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। इसको फिर से कैरी करते हैं आगे ई ए सी बी डी एफ को, ई ए सी बी डी एफ। अब आपसे फर्स्ट पूछा गया तो फर्स्ट क्या होगा, ई, ई के लिए आपका आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी, ठीक है।
फिर से कैरी करते हैं ई ए सी बी डी एफ को, तो मैं लिख देता हूं साथ में ई ए सी बी डी एफ। पूछा क्या गया आपसे, फोर्थ सेंटेंस क्या होगा, 1 2 3 4, फोर्थ क्या आपका बी है, बी किस में पड़ा, ऑप्शन डी के अंदर। तो ई ए सी बी डी एफ को फिर से कैरी किया जाए अगर, सॉरी, ई ए सी बी डी एफ को फिर से कैरी करें तो आपको सिक्स सेंटेंस पूछा गया, और सिक्स क्या होता है यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से एफ, और एफ कहाँ पड़ा है, ऑप्शन ई के अंदर। तो इस अकॉर्डिंग ये आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस सेट करनी होगी, हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हाईलाइटिंग वर्ड आएगा जो आपको अगले सेंटेंस के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सेंटेंस की बिगिनिंग को पढ़ते हैं, सारे सेंटेंसेस के बिगिनिंग को, और उनको आपस में कंबाइन करना या पेयर करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ लेंगे, उस पूरे सेंटेंस की सेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक उसके रिलेटेबल स्टेटमेंट अगली आप नहीं चूज कर सकते। तो कोशिश करो आराम से उस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, फिर उसको रिलेट करने की कोशिश करो, और एक बार हर्डली गो थ्रू कर लेना चाहिए आपको सारे सेंटेंसेस को एक बार। ऐसा नहीं बस पहला सेंटेंस पढ़ा, मुझे लगता है कि यही फर्स्ट होगा, तो फटाफट उसको फर्स्ट सेंटेंस डिसाइड कर लिया आपने, ठीक है। तो एक बार सारे सेंटेंसेस पढ़ के एक बेटर डिसीजन आप ले पाओगे। इंपल्सिव डिसीजन आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि एक भी गलत होने से आपके 2 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। owing to such situation of false propaganda, ठीक है। अब owing to such situation लिखा है, दैट मीन्स किसी न किसी सिचुएशन की या प्रोपेगेंडा की बात पहले हुई होगी, तभी इन्होंने एम्फेटिक एडजेक्टिव सच लगाया है। या फिर मान लो मैं यहाँ पे दिस लगाता हूँ, या मैं दीज वर्ड को यूज करता हूँ, या दैट को यूज करता हूँ, या दोस्त को, ऑब्वियसली पहले इनके बारे में कहीं ना कहीं बात हुई होगी, ठीक है। तो ओइंग टू किसकी वजह से, सच सिचुएशन ऑफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, वन में इवन जंप टू कंक्लूजन, एक पर्सन सीधा कंक्लूजन पे भी पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। इट सीम्स दैट ही हैड क्लोजली ऑब्जर्व द इग्नोरेंस इज द कोज ऑफ मिस्टेकन जजमेंट्स। ही किसी पर्सन ने ऑब्जर्व किया था कि इग्नोरेंस जो होती है वही कोज होती है मिस्टेकन जजमेंट्स का, गलत जजमेंट्स का। इफ वन डज नॉट रियली नो द फैक्ट्स, अगर एक पर्सन को सही में सारे फैक्ट्स नहीं पता, what he calls as ignorance, जिसको वो ignorance कहता है, one is likely to blindly accept false rumors and propaganda। propaganda की बात यहां भी हुई है, right? An eminent educator said never judge something you don't know anything about। तो किसी भी चीज को जज ना करो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो an eminent educator की बात यहां पे हुई, उसी के लिए शायद ही यूज किया गया होगा। देख लेंगे, क्या पता है बाकी सेंटेंसेस में इसका नाम भी गिवन हो, तो इसके नाम वाली स्टेटमेंट उसके अगली हो सकती है। Such conclusions may result in harboring groundless fears and misgivings। Such conclusions that means पहले कहीं ना कहीं conclusion की बात हुई है, right? अगर आप देखें, आपने पीछे पढ़ा था, if one doesn't really know the facts, sorry, यहाँ पे one may even jump to conclusions, तो conclusion की बात A में हुई है, और E में लिखता है such conclusions, तो शायद A और E का पेयर पॉसिबल है, right? हाउ ट्रू आर दीज वर्ड्स, दीज वर्ड्स कौन से, जो वर्ड्स यहाँ पे कहे गए डी के अंदर। हाउ ट्रू आर दीज वर्ड्स, दे फाइंड ओरिजिन इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एजुकेटर। एजुकेटर के साथ अब देखो क्या लगाया गया, द लगाया गया, यहाँ क्या लगा था, एन। तो जब इनिशियल बात किसी की होती है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, बाद में आर्टिकल द लगाना शुरू करते हैं डेफिनेट के लिए। तो ये पता लग रहा है कि डी के साथ एफ कनेक्ट होना चाहिए, ए के साथ ई कनेक्ट होना चाहिए, राइट। अब बचे कौन से दो सेंटेंसेस आपके पास, बी और सी। अब देखना है कि बी के साथ सी कनेक्ट होगा या सी के बाद बी आएगा, राइट। इट सीम्स दैट ही हैड क्लोजली ऑब्जर्व्ड दैट इग्नोरेंस, उसने ऑब्जर्व किया था कि इग्नोरेंस जो होती है वो कॉज ऑफ मिस्टेकन जजमेंट्स होती है। इफ वन डजंट रियली नो द फैक्ट्स, व्हाट ही कॉल्स, जिसको ये क्या कहता है, इग्नोरेंस कहता है, मतलब ये तो पहले ऑब्जर्व करेगा फिर ही कहेगा ना, ठीक है। One is likely to blindly accept false rumors and propaganda। अब प्रोपेगेंडा के बाद बात कहां पे हुई थी, प्रोपेगेंडा की ए में। दैट मीन्स ए के पहले क्या आना चाहिए, सी, और ऑब्वियसली बी के बाद क्या आना चाहिए, सी। दोस्तों इस तरह से आपके पेयर रेडी हो जाते हैं। पेयर क्या है, बी सी ए ई एंड डी एफ। शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी डी से जी, तो सीक्वेंस में पहले आना चाहिए डी एफ। अब देखना है कि कौन सा पेयर उसके बाद आएगा, ठीक है। तो एफ के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एफ में लिखा है हाउ ट्रू आर दीज वर्ड्स, दे फाइंड ओरिजिन इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द
एजुकेटर, ठीक है। अब एफ के बाद आपके पास या तो आना चाहिए ए या फिर आना चाहिए बी, क्योंकि एफ के बाद इन दोनों में से एक पेयर आना है, ठीक है। तो एफ के बाद अगर मैं ए पढ़ता हूं, ओइंग टू सच सिचुएशन ऑफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों प्रोपेगेंडा की बात होनी चाहिए, जबकि एफ के अंदर तो प्रोपेगेंडा नहीं था, इसलिए एफ के बाद ए वाला पेयर तो नहीं आ सकता। बी को पढ़ के देख लेते हैं एफ के बाद। इट सीम्स दैट ही हैड क्लोजली ऑब्जर्व्ड, ऐसा लगता है, क्योंकि उसने शब्द क्यों कहे, ऐसा लगता है कि उसने ऑब्जर्व किया होगा इग्नोरेंस को इज द कोर्स ऑफ मिस्टेकन जजमेंट। तो सीक्वेंस बना लेते हैं जी, डी एफ के बाद आना चाहिए बी और सी, उसके बाद आना चाहिए ए। तो डी एफ बी सी ए ई, डी एफ बी सी ए ई। अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से हम चलते हैं तो हमें अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ सेंटेंस आपसे पूछा गया, फोर्थ क्या आपका सी है, ठीक है। अब अगर सी फोर्थ सेंटेंस है तो सी कहां पड़ा, ऑप्शन बी के अंदर, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है हमें, डी एफ बी सी ए ई, डी एफ बी सी ए ई। सेकंड क्या होगा, तो सेकंड क्या आपका एफ है, एफ कहां पे पड़ा है ए के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो बेसिकली दोस्तों आपके अगले क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे, आपसे कभी फर्स्ट पूछेगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड। आपको इस सीक्वेंस को याद रखना होगा, डी एफ बी सी ए ई। सीक्वेंस को याद रखना मतलब जो सीक्वेंस आपने बनाई होगी, ऐसे नहीं कि ये सीक्वेंस होगी सबकी, ठीक है। बट आपको ऑलमोस्ट एक आइडिया मिलता है कि जिस तरह मैंने सॉल्व करने की कोशिश की आपके साथ, आपने भी सॉल्व किए होंगे, तो हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलती है आपको कि अगले सेंटेंस को आप फाइनलाइज कर पाओ। अब जैसे डी एफ बी सी ए ई ही है, डी एफ बी सी ए ई। अब इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको फर्स्ट बताना है तो फर्स्ट तो सब लोग डेफिनेटली निकाल ही लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ढूंढ लेते हो ना, तो बस फर्स्ट को सेकंड से कंबाइन करने की कोशिश किया करो। और कई बार आपको ये नहीं पता होता कि थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा। बट कई बार आपको ये पता होता है कि जी फोर्थ सेंटेंस या कोई भी मेरा बी या सी बचा है, सी के बाद तो ई ही आएगा। दो तीन मेथड्स होते हैं, या तो आप डायरेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड पता लग रहा होता है, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद कुछ फोर्थ, या फिर बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप पेयर बनाने शुरू कर दो। जैसे ही आप पेयर बना लेंगे, मान लो 6 सेंटेंसेस आपके 3 पेयर बनते हैं, तो बस आपको फाइनलाइज क्या करना था, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। तो जो फर्स्ट होगा उस वाले पेयर को पहले प्लेस कर दो, जैसे अपने डी और एफ को पहले प्लेस किया था। सेकंड पेयर बी सी बना था, थर्ड पेयर ए ई बना था। तो बी सी अगला पेयर आएगा या ए ई आएगा, तो चेक कर लो एफ के बाद कौन सा पॉसिबल है, बी है कि ए है, अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। तो अब इस सीक्वेंस के चलते जैसे कि आपसे फर्स्ट पूछा गया, तो फर्स्ट क्या है, डी है, डी किस में पड़ा, ऑप्शन डी के अंदर ही पड़ा। तो इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा मेथड। बाकी अगली क्लास में ऐसे 2 क्वेश्चंस हम और ट्राई करेंगे, 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, तो क्लैरिटी और डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए इन वीडियोस को देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके लिए। आपके एसबीआई पीओ या क्लर्क में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस आपकी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।